आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, 22 अक्टूबर की शाम का दिन भर है ये। मैं हूं अमन गुप्ता। बिहार में विकास का मुद्दा रोजगार की तरफ शिफ्ट हो गया है। आज बीजेपी ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया। इसी बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री बिहार सुशील मोदी तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने के वादे पर सवाल खड़े कर रहे थे। अब सवाल उनकी पार्टी के वादे पर खड़े हो रहे हैं। तो क्या नौकरियां मिलेंगी या फिर ये जुमला है? क्या सोचता है बिहार का युवा, बताएंगे। देश भर में जितनी मौतें आज तक कोरोना से हो चुकी हैं, उतने तो पिछले साल वायु प्रदूषण से 1 महीने से कम उम्र के बच्चे मर गए थे। अब फिर प्रदूषण जोर पकड़ने लगा है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब स्तर में पहुंच चुकी है। तो इस दरमियान लोगों को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, बताएंगे। ब्राउजर क्रोम को लेकर गूगल ने चेतावनी दी है। कहा है कि इसे जल्द से जल्द अपडेट कर लें। तो क्यों कहा गूगल ने ऐसा, जानेंगे। और आज ही के दिन पाकिस्तान ने 1947 में पहली बार भारत में घुसपैठ की थी। केंद्र सरकार इसे आज ब्लैक डे के तौर पर मना रही है। इसके पीछे किस तरह का संकेत देना चाहती है सरकार, समझेंगे। लेकिन पहले सुनिए हेडलाइंस प्रतीक वाघमारे से। बीजेपी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसमें 11 बड़े संकल्प किए हैं। हर बिहारवासी को कोरोना वैक्सीन का फ्री में टीकाकरण करवाना, साल भर में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती करना जैसे वादे शामिल हैं। बीजेपी द्वारा फ्री में कोरोना वैक्सीन के वादे से कई राजनीतिक दलों ने आपत्ति जताई है और अब ये विवाद चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि कोरोना की मुफ्त वैक्सीन पाने के लिए पता कर ले आपके राज्य में चुनाव कब है। रूसी वैक्सीन पर ट्रायल कर रही दिग्गज फार्मा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने दुनिया भर में अपने कारखानों का काम रोक दिया है। कंपनी पर साइबर अटैक और कई सर्वर के डेटा तक बाहरी लोगों की पहुंच हो जाने की आशंका में काम रोका गया। दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार उमर खालिद की आज कोर्ट में पेशी हुई। उमर खालिद ने कहा कि उनको न तो सेल के बाहर जाने की इजाजत है और न ही किसी से जेल में बात करने की छूट। कोर्ट को उन्होंने बताया कि उन्हें जेल में लगातार एकांत कारावास में रखा जा रहा है। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का मामला मध्य प्रदेश के पन्ना में आया है। एक मां ने अपने ही 24 साल के बेटे की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर बलि चढ़ाकर निर्मम हत्या कर दी है, जो कि एक संगीन अपराध है। भारत में चीनी प्रोडक्ट्स के बॉयकॉट का असर अब नहीं दिख रहा है। पिछले साल के मुकाबले चीनी कंपनियों ने और भी ज्यादा स्मार्टफोन्स भारत में बेचे हैं। इस साल की तीसरी तिमाही के दौरान 5 करोड़ स्मार्टफोन्स की बिक्री हुई है। इसमें ज्यादातर चीनी कंपनियों के स्मार्टफोन्स हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चीनी कंपनियों का मार्केट शेयर 76% का है। और पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान संसदीय पैनल ने जाधव की सजा की समीक्षा के लिए सरकार के बिल को मंजूरी दे दी है। आप शाम का न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट सुन रहे हैं। मेरा नाम है अमन गुप्ता। सिर्फ 6 दिन रह गए हैं जब बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान होगा। और मतदान से पहले महागठबंधन, कांग्रेस और एलजेपी अपना घोषणा पत्र पहले ही जारी कर चुकी हैं। बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र, जिसे वो संकल्प पत्र कहती है, उतार दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना में इसे जारी किया। इस दौरान बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। बीजेपी ने 11 बड़े संकल्प किए हैं, नारे भी दिए हैं। भाजपा है तो भरोसा है और 5 सूत्र 1 लक्ष्य 11 संकल्प। बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा है कि बिहार में लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। 2022 तक 30 लाख लोगों को पक्के मकान दिए जाएंगे और युवाओं के लिए 19 लाख रोजगार देने का दावा किया गया है। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि अभी तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियां देने के वादे पर यही एनडीए मजाक उड़ा रही थी। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तेजस्वी के वादे को डपोर शंखी बताया था। कह रहे थे कि इससे राज्य के खजाने पर 58,514 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सड़क, बिजली, पानी, कृषि अनुदान जैसी तमाम योजनाओं के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो अब सवाल उठता है कि वही एनडीए या कहें बीजेपी 9 लाख अतिरिक्त रोजगार देकर राज्य में ये सारे वादे कैसे पूरा करेगी? क्या बीजेपी का ये वादा भरोसे के काबिल है या चुनावी जुमला साबित होगा? यही पूछा मैंने इंडिया टुडे टीवी में एडिटर अंकित त्यागी से। देखिए, आज मैं जहानाबाद में था। वहां पर बहुत सारे लोग थे, युवा भी थे, हर तरह के लोग थे। उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। जो
बीजेपी का 19 लाख नौकरियों का जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, उसको लेकर लोगों में थोड़ी आशंका जरूर है, क्योंकि वो अभी तक सुशील मोदी का जो बयान था, 2 दिन पहले जो बयान आया था, जिसमें वो पूछ रहे थे कि तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी का जो वादा कर रहे हैं उसका पैसा कहाँ से लाएंगे। तो अब सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि अगर वो 10 लाख का पैसा नहीं ला पाएंगे तो आप 19 लाख का पैसा कहाँ से लेकर आएंगे। दूसरा, शायद जो भारतीय जनता पार्टी के लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि वो पिछले 15 साल में 18 महीने का अगर पीरियड छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार के साथ वो सरकार में थे, तो उनसे पूछा जा रहा है कि अब तक अगर आप नौकरियां नहीं ला पाए हैं, अगर आंकड़े दिखाते हैं कि बिहार में करीब 4 लाख से ऊपर नौकरियां ऐसी हैं जो फिल हो जानी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हुई हैं। कई ऐसे एग्जामिनेशन है सरकारी नौकरियों के जो 2013 से लटके हुए हैं, अभी तक अगर वो आप पूरे नहीं कर पाए तो जो नया वादा आपने करा है उसको आप कैसे पूरा कर पाएंगे। कहीं ना कहीं जो जनता है, जो आम वोटर है, जब उनसे आप बात करेंगे तो वो उसको देख रहे हैं मोटा मोटा कि ये शायद, क्योंकि तेजस्वी का 10 लाख के जो नौकरियों का जो वादा वो हर जनसभा में कर रहे हैं, उसमें उन्हें क्योंकि पब्लिक का रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसको काटने के लिए एक संख्या हवा में फेंक दी गई है। उन्हें पूरी तरीके से 10 लाख पर भी शायद यकीन नहीं है, पर 19 लाख पर तो बिल्कुल यकीन होना फिलहाल जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ उनको मुमकिन नहीं दिखता है। अंकित, आपने बताया कि तेजस्वी को रोजगार के मुद्दे पर अच्छा समर्थन मिल रहा है, तो युवाओं के उनकी तरफ झुकाव की वजह क्या है? देखिए, बिहार में आपको ये समझना होगा कि एक पूरी ऐसी जनरेशन है जो अब जाके वोट करेगी। 20 साल के, 21 साल के, 18 साल के, 19 साल के जो लड़के लड़कियां हैं वो अब शायद वोट करेंगे। वो जनरेशन है जिसमें 15 साल जो है वो सिर्फ नीतीश कुमार के देखे हैं। तो उनके लिए जो पैरामीटर है, मतलब जो ओल्डर जनरेशन है, जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं, उन्होंने तो कंपैरिजन में 15 साल देखे हैं लालू प्रसाद यादव के, और वही शायद सबसे बड़ा कॉलिंग कार्ड है इस समय नीतीश कुमार का, कि वो 15 साल चाहिए, हमारे 15 साल चाहिए। लेकिन एक बहुत जवान तबका है जो नरेंद्र मोदी ने 2014 से उनको ये बात कही कि परफॉर्मेंस पर वोट दीजिएगा, हम देश को एक नया भारत बना देंगे। वो अब ये कहता है कि हम कंपेयर क्यों करें कि 15 साल में क्या हुआ, हम तो कंपेयर करेंगे कि पिछले 5 साल में उन्होंने क्या किया। अगर ये पिछले 5 साल या पिछले 10 साल की कंपेरिजन होती है तो कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार को लोग उतनी ऊंचाई पर नहीं रख रहे, उनको इतना खरा नहीं मान रहे जितना शायद पहले के लोग मान रहे थे। तो आप अगर इस बात को समझे तो युवा है बिहार का, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो बार बार आके ये बात कहता है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल बर्बाद हो गया है, डिग्री नहीं मिलती है, 3 साल में जो टीचर की डिग्री है वो 5 साल में 6 साल में मिलती है, और नौकरियों के यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं। अब अगर नीतीश कुमार जी कहेंगे कि समुद्र नहीं है बिहार में तो कारखाने कहाँ से लगा दें, तो उस युवा को लगता है कि शायद नीतीश जी बहाने ढूंढ रहे हैं, और उनको ये भी लगता है कि अगर इस बार एक नए आदमी को मौका दिया जाए, जो तेजस्वी जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम युवा हैं, हम नौकरी देंगे, वादे तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन मूड कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि हमने इनको 10 साल देख लिया, ये हमें कहाँ तक ले जा पाए, एक मौका किसी और को देके देखते हैं, नहीं करेगा तो दोबारा किसी को और ऑप्शन मिलेगा। तो युवा जो है उसमें ना वो शायद जिसको डेस्परेशन कहते हैं अंग्रेजी में, अब उसको लगता है कि वेट इतना ज्यादा नहीं कर सकते, इतने सालों का इंतजार नहीं हो सकता कि आपको 5 साल और दें और 20 साल बाद भी आप हमें यही आके बताएं कि उससे पहले के 15 साल दें। तो अंकित, कौन से बड़े फैक्टर देख रहे हैं आप इस चुनाव में? नौकरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और एजुकेशन बड़ा फैक्टर है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बिहार के जो कास्ट समीकरण, जातीय समीकरण पर बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं राजनेता, शायद इस बार युवा उससे अलग हटके वोट करेगा और उनको वही चौंकाने वाले नतीजे दे सकता है। ये थे इंडिया टुडे टीवी में एडिटर अंकित त्यागी। और अगली खबर पर बढ़ें उससे पहले हम बता देते हैं आज के पॉडकास्ट के बारे में। आज हमने एक पॉडकास्ट छापा है जिसमें हमने बहुचर्चित वेब सीरीज मिर्ज़ापुर की एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी से बात की है। तो कल आने वाली वेब सीरीज से पहले आप उस चर्चा को ज़रूर सुनिएगा, कुछ दिलचस्प बातें जानने को मिलेंगी। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।
कोरोना से भारत में 1,16,000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लोगों को डर लग रहा है मौत के आंकड़ों से। लगना चाहिए, लेकिन क्या हमने वायु प्रदूषण से होने वाली सालाना मौत के आंकड़ों की तरफ देखा है? नहीं, क्योंकि देख लेते तो शायद कोरोना उतनी बड़ी मुसीबत नहीं लगता। हाल ही में भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या अमेरिका के एक गैर सरकारी संगठन ने जुटाई है। संभव है उसे सुनकर कोरोना की दहशत तो आपकी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन नया डर सताने लगे। तो जनाब, 2019 में यानी पिछले साल वायु प्रदूषण ने भारत में 16,70,000 जिंदगियां छीन ली थी, और इसमें भी 1,16,000 से ज्यादा वे मासूम थे जिनकी उम्र 1 महीने भी नहीं हो पाई थी। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट यानी HII की ये रिपोर्ट कहती है कि भारत में स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा खतरा वायु प्रदूषण है। लेकिन हम इसे खतरा मानते कहाँ हैं? ये खतरा बस इन दिनों में ही खतरा लगता है, और वो भी खास तौर पर दिल्ली वालों को ज्यादा, क्योंकि उनकी आंखों में जलन होने लगती है, सांस फूलने लगती, और दिल्ली वाले अब ये महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 रहा, जो खराब की श्रेणी में आता है। कारण तो आप जान ही रहे हैं, पराली का जलना, जो तमाम कोशिशों के बावजूद इस बार भी नहीं रुकी। सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं। जरूरी है तो ये कि सभी पर्यावरण के लिए चिंता करें। खैर, ये बातें तो हमेशा कही जाती हैं, लेकिन जब होगा तब होगा। फिलहाल इस प्रदूषण से कैसे बचा जाए, मैंने ये पूछा वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल द्वारका में श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा गोगिया से। ये तो बहुत अहम सवाल है इस समय, जबकि हमारी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत खराब हो गई है। हालांकि कोरोना ने हमें बहुत मौका दिया और हमारा वातावरण काफी स्वच्छ रहा पिछले 6 महीने में, पर हमारी पुरानी स्थिति अभी दोबारा आ गई है, जिसका मेन जो मुख्य कारण है वो वायु में 2.5 पार्टिकुलेट मैटर है। इससे बचने का एक अच्छा तरीका तो ये है कि मास्क लगाएं, जो हम कोरोना के लिए भी लगा रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमारे जो मरीज जिनको प्रदूषण में सांस की या खांसी की जो संभावना होती थी, उनको हम यही सलाह देते थे कि आप मास्क लगा के चलें। तो मास्क लगाएं, इससे आपका कोरोना से भी बचाव होगा और प्रदूषण से भी। दूसरा चीज जो हम कर सकते हैं, अपने खान पान पे ध्यान दे सकते हैं, विटामिन सी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल की मात्रा बढ़ा सकते हैं अपने खान पान में। दूसरा चीज ये है। तीसरा चीज जो मैं दिल्ली की जनता को बोलना चाहूंगी वो है कि प्रदूषण बढ़ने ना दें। कम वाहनों का प्रयोग करें, कुछ कूड़ा ना जलाएं, प्लास्टिक या पॉलीथीन के प्रयोग से परहेज करें, क्योंकि ये सारा कूड़ा फिर जलता है और वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। डॉक्टर प्रतिभा, चूंकि आप लगातार इस तरह के पेशेंट्स को देख रही हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि वायु प्रदूषण की वजह से जिन लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, ऐसे कितने पेशेंट इन दिनों आम दिनों की अपेक्षा बढ़ गए हैं? इस समय जैसे ही ये सर्दी का मौसम आता है, स्मोक, ठंड और प्रदूषण मिलके ये जो कोहरा सा छा जाता है, ऐसे समय में गला खराब होने की समस्याएं, सांस फूलने की समस्याएं बढ़ जाती हैं। और तकरीबन 100 में से 25 मरीज ऐसे होते हैं जिनका सीधा संबंध प्रदूषण रिलेटेड समस्याओं से होता है। और कई मरीज तो पूरे साल भर में इसी सीजन में मेरे पास आते हैं, और यही मौसम में और बढ़े हुए प्रदूषण की वजह से ही उनको अगर अंडरलाइन एस्थमा है तो वो बढ़ जाता है, या उसका दौरा पड़ जाता है, बैक पड़ जाता है। तो तकरीबन 25% मरीजों में वृद्धि हुई है, अंदाजन, मतलब मैं बताना चाहूंगी आप। अच्छा प्रतिभा जी, प्रदूषण से आमतौर पर सांस से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्याएं लोगों में होने लगती हैं? प्रदूषण के कारण आंखों में इरिटेशन होना, आंखें लाल होना, छींके आना, एलर्जिक राइनाइटिस हो जाना, गला खराब, एक्यूट और क्रॉनिक फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस जो हम बोलते हैं, जिसमें सांस में आवाज आने लगती है, सांस फूलने लगती है। और जो पुराने दमे या COPD के पेशेंट्स हैं, उनको भी दौरा पड़ जाता है, जिसको हम एक्यूट एक्सेसिटेशन ऑफ एस्थमा या COPD बोलते हैं। तो जिनको लंबी बीमारियां हैं, पुरानी बीमारियां हैं, उनका सांस भी फूलने लगता है। और जिनको कोई बीमारी नहीं है, केवल वो जेनेटिकली प्रोन है, उनको भी नाक में जुकाम रहना और गले की में खराश रहना और आंखों का इरिटेट होना, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। ये थी श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतिभा गोगिया। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्राउजर है गूगल क्रोम। 2 सितंबर 2008 को लॉन्च हुआ यह ब्राउजर आज दुनिया भर में 69% लोग इस्तेमाल करते हैं। आप भी उन 69% लोगों में से हैं जो गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि गूगल क्रोम पर हैकर्स का खतरा मंडरा रहा है। इसके खिलाफ कंपनी यानी गूगल ने
कुछ नॉर्म्स भी निकाले हैं जिसे उसने सिक्योरिटी पैच नाम दिया है। गूगल ने यूजर्स से ब्राउज़र को अपडेट करने के लिए कहा है। अगर वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं। हमारे टेक जर्नलिस्ट हैं मुंजिर अहमद, मैंने उनसे बात की और जाना कि किस तरह की चेतावनी गूगल ने दी है और क्या कर रहा है इससे निपटने के लिए। गूगल क्रोम जो पीसी में यूज करते हैं हम, जैसे विंडोज हो गया या फिर मैक हो गया, लाइनक्स हो गया, इसमें यूज किया जाता है, तो कई बार कुछ सिक्योरिटी खामियां देखने को मिलती हैं इसमें। तो इस बार भी ऐसा हुआ है। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं। लेकिन अभी क्या है कि गूगल की तरफ से ऑफिशियल एक स्टेटमेंट ब्लॉग पे उन्होंने कहा है कि एक 0 डे वल्नरेबिलिटी होती है जो इस पे पाई गई है। अब इसे ठीक अभी तक कर लिया गया है, लेकिन जो सिक्योरिटी अपडेट है वो फेज वाइज में सभी के लिए आएगा। कंपनी ने जारी कर दिया, धीरे धीरे सभी के कंप्यूटर में इसे भेजा जाएगा और अपडेट कर पाएंगे। मुंजिर, किस तरह की परेशानी कंप्यूटर यूजर को झेलनी पड़ सकती है इस बग से? इस तरह के जो बग्स होते हैं गूगल या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो कंपनी इसे तब तक क्लियर नहीं करती है जब तक इसका पैच यानी इसका फिक्स जो है वो सबके कंप्यूटर तक नहीं चला जाता। क्योंकि अभी जो इस बग की जो बात कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ अभी डिस्क्लोजर नहीं आया है कंपनी की तरफ से। वो इसलिए नहीं आया है कि अगर कंपनी इसे बता देगी अभी, तो जो अटैकर्स हैं इसे यूज कर सकते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बेसिकली इसमें ये है कि कोई आपका गूगल क्रोम हाईजैक कर सकता है, उसके थ्रू आपके कंप्यूटर में घुस सकता है, हैक कर सकता है। बेसिकली क्या होती है ये, इस तरह की चीजों में कोई अटैकर होता है, वो रिमोटली आपके सिस्टम का एक्सेस ले लेता है। तो इसमें भी इस तरह की ही खामियां होने की उम्मीद है और जिसका पैच बन चुका है और अपडेट जारी किया जा चुका है। आने वाले समय में जब गूगल ने कहा है कि जब पैच इसका सभी ज्यादातर कंप्यूटर में लोग इसे पैच कर लेंगे, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेंगे अपने क्रोम को, तो उसके बाद ये चीज बताया जाएगा कि ये परेशानी क्या थी। लेकिन ये गंभीर इसलिए है क्योंकि जो गूगल ने कहा है, आमतौर पे लगभग 10 दिन 20 दिन के बाद कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पैचेज आते रहते हैं, लेकिन ये जो सिक्योरिटी पैच है वो हाई, इसका जो लेवल है हाई लेवल सिक्योरिटी पैच है। तो यानी ऐसा है कि इसे आपको करना ही करना है, अगर नहीं करेंगे तो मुमकिन है आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। अच्छा मुंजिर, आपने एक टर्म इस्तेमाल की है 0 डे, ये क्या चीज है, इसका क्या मतलब है? 0 डे बेसिकली खामी ही को कहते हैं। जैसे ये टेक्निकल टर्म है। जैसे 0 डे हो गया कि कोई भी बग, कोई जैसे बग बाउंटी के थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू जैसे कोई पता आता है गूगल में या फिर गूगल के कोई प्रोडक्ट में कि ये खामी है, तो अभी ऐसे पता लगा लेते हैं कि ये चीज हो रहा है, लेकिन वो पब्लिक को नहीं बताया जाता है। वो तब तक के लिए वो सीक्रेट रखा जाता है जब तक वो पूरी तरह से पैच ना हो जाए, और तब तक भी रखा जाता है जब हार्ड एंड फास्ट ये पता ना चल पाए कि इस खामी से हो क्या रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को 0 डे कहा जाता है। जैसे ही इसके बारे में कंपनी बता देती है कि ये बग था, ऐसे इसको अटैकर यूज कर सकते थे, इसकी वजह क्या थी आने की, उसके बाद ये फिर 10 डे या 1 डे से जो भी कह लें वो हो जाता है। लेकिन 0 डे ज्यादा टर्म यूज किया जाता है वो इस चीज के लिए ही। एक और चीज के लिए भी 0 डे यूज करते हैं। 0 डे दूसरी चीज के लिए तब यूज करते हैं जब कोई बग, जैसे अभी आपने या फिर किसी सिक्योरिटी रिसर्चर ने किसी चीज में बग ढूंढ लिया है और अभी किसी को नहीं बताया गया है, तो अभी पता नहीं चला है कि वो बग कर क्या रहा है। ठीक है, जब उसके बारे में ये पता चल जाएगा कि ये क्या क्या कर सकता है, इसके पोटेंशियल क्या क्या है, उसके बाद फाइनल होता है, तब उसे 0 डे नहीं कहा जाता है। तब तक के लिए 0 डे कहा जाता है जब तक इसके बारे में ज्यादा जानकारियां होती नहीं है या पब्लिक को नहीं दी जाती। मुंजिर, चूंकि हम फोन्स में भी क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं है? नहीं, ये जो बग है ना, ये कंप्यूटर में जो हम क्रोम वेब ब्राउजर यूज करते हैं वो सिर्फ उसलिए है, मतलब सिर्फ कंप्यूटर में ही है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो उन्होंने बताया, विंडोज है, लाइनक्स है और मैक है। तो इन तीनों में जो आप क्रोम यूज करते हैं उसमें एंड्रॉयड का जिक्र नहीं है, iOS का जिक्र नहीं है या फिर दूसरे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जिक्र नहीं है जो आमतौर पर यूज किए जाते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ यही है कि ये कंप्यूटर लैपटॉप जो आप यूज करते हैं उसमें ये है। अच्छा, चूंकि मुंजिर अभी इसका पूरी तरह से अपडेट तो नहीं आया है,
तो यूज़र को किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए ताकि उसका सिस्टम कोई हाईजैक ना कर सके? इसमें ज्यादातर यही होता है कि आप जैसे किसी भी ऐसी वेबसाइट को ओपन ना करें जिसमें आपको लगता है कि वो मैलिशियस है या फिर उसमें SSL एन्क्रिप्शन नहीं है, HTTPS नहीं है। थंब रूल है, अब जैसे ही आप URL लिखते हैं तो उसके लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर का लॉक का ऑप्शन बनता है, तो आप चेक कर लेते हैं कि वो HTTPS है या HTTP है। तो वो तो बेसिक चीज है। इसके अलावा जो भी प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स हैं उसे ओपन नहीं करें, और कंप्यूटर जो है आपका, चाहे जो भी हो, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हो या फिर मैकबुक यूज कर रहे हो, तो उसका जो कंपनी सिक्योरिटी पैचेज, क्रोम तो अलग से आता है लेकिन विंडोज में भी आते रहते हैं सिक्योरिटी पैचेज, या फिर मैक में भी आते रहते हैं या फिर लाइनक्स में भी आते हैं। उससे आप अपडेट करते रहें कोई भी जो जिन्हें अगर सावधानी बरतनी है। और दूसरी चीज ये है कि सबसे बड़ा जो चीज है, जो मैं भी कई बार अपने आर्टिकल में लिखता हूँ आज तक पे, तो एक चीज ये है कि कुछ भी अटैचमेंट जैसे आते हो ना, सबसे ज्यादा ये सबसे पुराना तरीका, सबसे इफेक्टिव तरीका है किसी भी कंप्यूटर को हाईजैक करने का, कि अटैचमेंट, ईमेल अटैचमेंट होते हैं जो लेजिट दिखते हैं, देखने में लगते हैं कि वो सही है, लेकिन उसे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं, उसके बाद आपका कंप्यूटर हाईजैक हो सकता है किसी न किसी तरीके से। ऐसा भी हो सकता है कि आपने आज कोई अटैचमेंट डाउनलोड किया और 1 महीने के बाद उसका असर देखने को मिले, 2 महीने के बाद असर देखने को मिले, क्योंकि हैकिंग कई तरीके से होती है, इंस्टेंट नहीं होती है, कभी सालों लगते हैं, कभी 1 दिन भी लगता है, कभी 10 मिनट में भी हैकिंग की जा सकती है। तो बचने के लिए ये जो बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई, ये लोगों को फॉलो करना चाहिए तब तक जब तक ये इनका पैच जारी ना हो जाए, या फिर ये बाद में भी आप यूज कर सकते हैं, ये कभी भी यूज करने वाली चीज है। लेकिन हाँ, ये है कि जो भी सुन रहे हैं वो गूगल क्रोम की सेटिंग में जाकर के चेक करते रहें, नया अपडेट जैसे दिया है उसे इमीडिएटली अपडेट कर लें। ये थे आज तक में टेक जर्नलिस्ट मुंजिर अहमद। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर। 70 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर की सड़कों के किनारे आज कई होर्डिंग्स दिखाई दिए। इन पर मोटे मोटे शब्दों में ब्लैक डे लिखा हुआ है। एक सवाल है अंग्रेजी में कि डू यू नो व्हाट इज 22 अक्टूबर 1947, यानी क्या आप 22 अक्टूबर 1947 की तारीख जानते हैं? तो ये वो तारीख है जब पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने पहली बार भारत पर हमला किया था, और उसी घुसपैठ का नतीजा है कि कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में आ गया है, जिसे POK के नाम से जानते हैं। सरकार इस दिन को काला दिन के तौर पर मनाने के लिए एक वर्चुअल इवेंट करा रही है। सरकार ने कहा है कि वो दिल्ली में एक म्यूजियम बनवाएगी जिसमें इस हमले से जुड़ी कई चीज़ों को रखा जाएगा, और ये म्यूजियम पाकिस्तान की भारत के खिलाफ हर चाल और नापाक इरादे का सबूत बनेगा। तो इस बार 22 अक्टूबर को इस तरह मनाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है, यही जाना मैंने इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट प्रभाष दत्ता से। कि 22 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से संगठित तौर पर हमला हुआ था कश्मीर वैली में। ये 22 अक्टूबर को काला दिवस सरकार मना रही है। एक कोशिश है सरकार की तरफ से, अभी तक का जो नैरेटिव है जो पाकिस्तान की तरफ से डोमिनेट किया गया, दुनिया को बताया गया, उस नैरेटिव को चैलेंज करने के लिए पाकिस्तान का नैरेटिव ये रहा है कि कश्मीरी लोग 27 अक्टूबर को काला दिवस मनाते हैं, जबकि पूरा कश्मीर या पूरे कश्मीर की आवाम इसको नहीं मनाती है। जो सेपरेटिस्ट ब्लॉक है कश्मीरी नेताओं का, जो पाकिस्तान समर्थित है, वो 27 अक्टूबर को काला दिवस मनाते रहे हैं, कई बार मनाया है उन्होंने। इस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने अक्टूबर 22 का दिन तय किया, और इस दिन को ये बताया जा रहा है, वहाँ सिंपोजियम रखे जा रहे हैं कश्मीर में, जिसमें ये बताया गया कि 22 अक्टूबर को पाकिस्तान की सेना ने वहाँ के कबायली रेडर्स को हायर किया था, उनको संगठित किया था और उनको हमले के लिए लेकर आए थे, जो ट्रकों में भर कर आए थे, और उनको फिर हमले के लिए छोड़ा गया था। अच्छा प्रभाष जी, इस दिन के इम्पोर्टेंस के बारे में भी थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। किस तरह से इस दिन कबायलियों ने हमला किया था?
तो 22 अक्टूबर का इम्पोर्टेंस इस लिहाज से है कि पाकिस्तान ने जो पहला हमला किया था कश्मीर पर वो 22 अक्टूबर को किया था, और उसके बाद जो रेडर्स थे, जो जिन हमलावर थे, उन्होंने कश्मीर में भारतीय सेना के पहुंचने के पहले तक काफी तबाही मचाई थी, लोगों को लूटा था, बहुत सारी घटनाएं हुई थी जिनमें महिलाओं के साथ जबरदस्ती की गई थी, बच्चों तक को मारा गया था, बुजुर्गों को मारा गया था। और ये सब तब हो रहा था जब वहां की अवाम इस अटैक को रेसिस्ट कर रही थी। जिनके पास हथियार नहीं थे वो भी रेसिस्ट कर रहे थे। कुछ लोग इस तरह से भी रेसिस्ट कर रहे थे कि अगर पूछा कि फला ऑफिस कहाँ है, दफ्तर कहाँ है, तो उनको गलत रास्ते पर भेज दिया, ताकि उन्हें ये उम्मीद थी कि कोई फौज राजा की तरफ से या भारत के साथ समझौता हो जाए तो भारतीय फौज वहां आके उनकी रक्षा कर लेती। ये थे इंडिया टुडे में जर्नलिस्ट प्रभाष दत्ता। आज दिन भर में बस इतना ही। अमन गुप्ता के साथ थे आप। इस कार्यक्रम के लिए साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने। अगर कार्यक्रम से जुड़ा आपका कोई भी फीडबैक है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, तो आप हमें radio@aajtak.com पर ईमेल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी हमारी मौजूदगी है, तो वहां हमसे जुड़ जाइए ताकि हर अपडेट आपको समय से मिलता रहे। इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।